हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप सामने हिस्ट्री के संदर्भ में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। अकबर की राजपूत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे आप लोग। तो अकबर की राजपूत के 3 स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं। अकबर की राजपूत के कारण कौन कौन से थे और अकबर की राजपूत नीति क्या है और अकबर की राजपूत के परिणाम क्या हुए। तो 3 स्टेप में एक क्वेश्चन है, 3 स्टेप में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अकबर की राजपूत के सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि कारण क्या क्या थे और किन कारणों की वजह से अकबर ने राजपूत नीति को क्रियान्वित किया था। फर्स्ट स्टेप में देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, बहुत सारा मैटर है। तो पहला हेडिंग जैसे आप देख रहे हैं, राजपूतों का गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जैसा कि आप जानते हैं, अकबर का गौरवशाली भारत में राजपूतों की गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी 10वीं शताब्दी से लेकर के, और लगातार बाबर से लेकर के हुमायूं तक लगातार राजस्थान क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में लगातार राजपूतों का जो शौर्य था, जो वीरता था, और एक लंबा इतिहास उनका गौरवशाली प्रतिष्ठा रही है। पूरे भारत में उनकी प्रतिष्ठा को लोग लोहा मानते थे और ऐसे कंडीशन में अकबर को लगता था कि राजपूतों को जो गौरवशाली परंपरा है और इस परंपरा से प्रभावित होकर के राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए उसने राजपूत नीति को क्रियान्वित किया था। तो कहने का मतलब है, किसी देश में अगर किसी की गौरवशाली परंपरा है और उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो उसकी व्यवस्था को, उसकी जड़ को समाप्त करने के लिए या तो इस तरह से पॉलिसी बनाई जाए कि वो अपने पक्ष में आ जाए। तो राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी गौरवशाली परंपरा से, उनकी व्यवस्था से लगातार 10वीं शताब्दी तक, यानी 1000 साल लगभग तक के जो उनका इतिहास रहा है, उससे प्रभावित होकर के राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए उसने राजपूत नीति को क्रियान्वित किया था। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है इसी में। राजपूतों की भौगोलिक पृष्ठभूमि। जैसा कि आप जानते हैं, राजपूत राजस्थान क्षेत्र में उनका वर्चस्व था और ऐसे कंडीशन में अकबर दिल्ली और आगरा का केंद्र बिंदु जो मुग़लों का था, और ऐसे कंडीशन में अगर राजपूतों को जड़ से नष्ट ना किया जाता या उनको अपने पक्ष में ना किया जाता, तो पूरे भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना संभव नहीं था। क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि राजस्थान आगरा और दिल्ली के नज़दीक था, और जैसे अगर अकबर दक्षिण भारत विजय अभियान में भी जाता तो राजधानी को किसी भी समय राजपूत आक्रमण कर सकते थे, और भौगोलिक परिवेश ऐसा था कि पास में राजधानी के नज़दीक राजस्थान था। तो सुरक्षा कारणों की वजह से अकबर ने राजपूत नीति को क्रियान्वित करने का प्रयास किया, यानी राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए ही उसने राजपूत नीति को क्रियान्वित किया था। तो भौगोलिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए कि राजधानी को अगर सुरक्षित रखना है और राजस्थान का क्षेत्र पास में ही है, किसी भी समय राजपूत हमला कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, तो ऐसे भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही अकबर ने राजपूत नीति को क्रियान्वित किया था। तो ये भी एक कारण था अकबर के राजपूत नीति को क्रियान्वित करने के पीछे। अगला है अकबर का जन्म राजपूतों के यहाँ। जैसा कि आप जानते हैं, हुमायूं लगातार पलायन कर रहा था। पलायन करते समय ही बीच रास्ते में जब अकबर का जन्म हुआ था, तो राजपूतों के पनाह में हुआ था, राजपूतों के संरक्षण हुआ था, क्योंकि उसको खतरा था, लगातार वो भाग रहा था भारत में। तो ऐसे कंडीशन में जब राजपूतों ने संरक्षण प्रदान किया और अकबर का जन्म हुआ, तो अकबर को लगता था कि प्रकार से हमें, हमारे ऊपर राजपूतों का कर्ज है और उस कर्ज को मिटाने के लिए हमें राजपूतों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। तो अकबर की राजपूत नीति के पीछे भी एक कारण था। अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीयों के मन में विदेशी छवि। जैसा कि आप जानते हैं, मुग़लों को भारतीय विदेशी मानते थे कि बाहर से आए हैं, आक्रांता हैं, और बहुत ज़्यादा आतताई से सोच के लोग रखते हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर विदेशी छवि है इनके मन में बनी हुई है, यानी भारतीयों के मन में इस तरह का आशंका थी कि मुग़ल विदेशी हैं और भारत में शासक अच्छा नहीं बन सकते या बेहतर तरीके से शासन नहीं कर सकते, न्यायपूर्ण कार्य करेंगे हमारे प्रति। तो विदेशी छवि जो भारतीयों के अंदर बनी हुई थी, और अकबर इस विदेशी छवि को मिटाना चाह रहा था, और वो चाहता था कि भारतीयों को मिला करके ही भारत में शासन स्थापित कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भारतीयों के दिलों में, भारतीयों के हृदय में जो विदेशी छवि थी, उसको समाप्त करना चाहता था। और ये समाप्त करना तभी संभव था जब राजपूतों को अपने पक्ष में करता। तो अकबर की राजपूत नीति के पीछे भी ये एक कारण था। अगले स्टेप में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप में अगला है साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। जैसा कि आप जानते हैं, अकबर के पिता हुमायूं लगातार संघर्षरत रहे और भारत में लगातार संघर्ष रहने के पश्चात लास्ट में पलायन करना पड़ता है। तो साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए संभव था कि पूरे राजपूत शक्तिशाली कौम था, और राजपूतों को अपने पक्ष में करने के पश्चात ही साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना संभव था। अगर राजपूतों को अपने पक्ष में ना करता तो साम्राज्य सुदृढ़ अवस्था में ना पहुँच पाता, जगह जगह पर आक्रमण होते रहते और कभी भी वो सुदृढ़ अवस्था में नहीं जा सकता था। तो ऐसे कंडीशन में अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के पीछे ये भी एक कारण काम किया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अगला क्या है।
तो सुलह कुल की नीति, जैसा कि आप जानते हैं अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। कहने का मतलब है भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और सुलह कुल की नीति के माध्यम से समाज के, देश के सभी लोगों के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को अपने पक्ष में करके एक दूसरे के मध्य सौहार्द और भाईचारे का वातावरण प्रसारित करके ही देश में शासन व्यवस्था स्थापित किया जा सकता था। तो अकबर ने इन नीतियों का पालन किया। समाज में सभी वर्गों का समरसता प्रदान करना चाहता था, सभी वर्गों को अपने साथ लेकर के बढ़ना चाहता था। तो ऐसे कंडीशन में ये भी एक राजपूत नीति के कारण बना। तो ये सभी फैक्टर जो है राजपूत नीति, इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर के अकबर ने राजपूत नीति को क्रियान्वित किया था या राजपूत नीति को लागू किया था। तो ये सारे कारण राजपूत नीति के कारण थे। अगले स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे कि राजपूत नीति क्या। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी राजपूत नीति पूछता है तो कारण लिखते हैं और कारण पूछता है तो राजपूत नीति लिखते हैं। तो आप इन चीज़ों को अंतर जानते रहें कि अकबर के, अभी हम लोग जो स्टडी किए वो राजपूत नीति के कारण थे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे अकबर की राजपूत नीति क्या थी। डियर स्टूडेंट, हम लोग राजपूत नीति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने राजपूत नीति के कारण के संदर्भ में अध्ययन किया। अब हम लोग राजपूत नीति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि यानी अकबर की राजपूत नीति क्या थी, कौन कौन सी उसने नीतियाँ क्रियान्वित की जिसकी वजह से राजपूतों का सहयोग उसे प्राप्त हो सका। तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं राजपूत नीति, पहली पॉलिसी उसकी थी राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना, यानी कि वो राजपूतों का यूज इस रूप में करना चाहता था कि राजपूतों को उच्च पद प्रदान किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राजपूतों का उसे सहयोग प्रदान करे और राजपूतों का साथ लेकर के उसने पूरे भारत में अपना अधिकार स्थापित किया। तो जैसा कि आप जानते हैं राजपूतों को उच्च प्रदान किया और इसी क्रम में आमेर के जो शासक थे जिसमें भारमल थे, भगवान दास थे और मान सिंह। तो भारमल, भगवान दास और मान सिंह को उन्होंने ऊंचे पद प्रदान किया। क्रम से इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। आमेर के जो शासक थे भारमल थे, इनके पुत्र भगवान दास थे और इनके पुत्र जो थे मान सिंह थे। ये तीनों लोग जो है अकबर के शासनकाल में ऊंचे पद प्राप्त किए और इस तरह से ऊंचे मनसब प्रदान करके और उन्हें राजपूत काल में इस तरह से उन्होंने नीतियाँ अपनाई और उस नीतियों के कारण ही उसने पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित किया। तो इस तरह इसका एक विशिष्ट योगदान है। राजपूतों को ऊंचे पद प्रदान करके उन्हें अधिकतर मैक्सिमम मनसब प्रदान करके राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया। तो ये एक इसकी विशिष्टता है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में है राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध। जैसे कि आप जानते हैं जब हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर होता है, जब हम किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं तो इससे अपेक्षा रखा जाता है कि वो हमारा सहयोग प्रदान करेगा। तो ऐसे कंडीशन में अकबर की भी ये राजनीतिक तहत जो उसकी एक पॉलिसी थी राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए राजपूतों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया जिससे उसे पूरे जीवन काल में पूरे राजपूतों का उसे सहयोग प्राप्त हो सके। जैसा आप इसमें ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, राजपूतों के ऊंचे पद प्रदान करने के बाद उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और राजपूतों के वैवाहिक संबंध के अंतर्गत उसने भारमल की जो पुत्री थी मानबाई, उसके साथ उन्होंने विवाह किया और इसके साथ साथ बीकानेर और जैसलमेर के जो वहाँ के शासक थे उनके जो है लोगों से, पुत्रियों से विवाह संबंध स्थापित यानी विवाह किया। तो इस तरह से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजपूतों के साथ जो है बहुत अच्छा संबंध स्थापित किया और इसके साथ साथ उसने अपने पुत्र सलीम उस अकबर का पुत्र था, उसका भी विवाह भगवान दास की पुत्री के साथ किया और इस तरह से राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजपूतों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया और वैवाहिक संबंध जितना ज़्यादा स्थापित होता गया वैसे वैसे राजपूतों के साथ मधुर संबंध स्थापित हो गए और राजपूतों के बल पे ही पूरे भारत का एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इस तरह से भारत में अकबर एक महान शासक के रूप में उभर करके आता है। तो राजपूत नीति की पॉलिसी के अंतर्गत नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अगला चलेंगे। नेक्स्ट उसकी पॉलिसी थी धार्मिक सहिष्णुता की नीति। जैसा कि आप जानते हैं धार्मिक सहिष्णुता मीन्स क्या होता है, शासक की उदारतापूर्ण नीति, यानी जब कोई शासक अपनी उदारतापूर्ण नीति के कारण जनता के मध्य अपने एक उत्कृष्टतम, महानतम या अपनी उस व्यक्तित्व को सामने प्रस्तुत करता है जनता के सामने कि हम एक उदारवादी शासक हैं। उदारवादी शासक का मतलब है सभी धर्मों को आदर दृष्टि से देखना और पूरे साम्राज्य में जितने भी लोग थे, जितने भी धर्मों के लोग थे, सब में उसने एक संबंध स्थापित किया। तो इस तरह से उदारवादी नीति के करते हुए उसने बहुत सारी नीतियों को चेंजेस किया। जैसे उसने एक महत्वपूर्ण चेंजेस था 1563 ईस्वी में यात्रा कर को समाप्त किया। तो 1563 ईस्वी में यात्रा कर को समाप्त करके हिंदुओं के लिए उसने बहुत बड़ा कार्य किया कि यात्रा कर पहले लगता था और यात्रा कर को उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। इसी क्रम में नेक्स्ट उसने क्या किया, संशोधन 1564 ईस्वी में
जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि जजिया कर क्या है, तो जजिया कर एक धार्मिक कर था और इस तरह से उसने गैर मुसलमानों से जजिया कर को समाप्त किया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितने भी राजपूत लोग थे उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। तो इस तरह से उसकी जो पॉलिसी थी राजपूत पॉलिसी, और राजपूत पॉलिसी के दम पे उसने पूरे भारत में साम्राज्य को स्थापित किया। तो ये महत्वपूर्ण 2 निर्णय थे। 1561 में यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त किया। नेक्स्ट स्टेप में उसकी पॉलिसी के अंतर्गत देखेंगे राजपूत राजाओं का अभयदान। अकबर के पहले जो भी शासक थे या उसका खुद का स्वयं का जो मंत्री था, तो युद्ध होता था तो युद्ध के पश्चात जो भी शासक पकड़े जाते थे या गिरफ्तार होते थे युद्धभूमि में, ऐसे शासकों की हत्या कर दी जाती थी या उन्हें फांसी दे दी जाती थी। लेकिन अब अकबर ने अपने पॉलिसी में चेंजेस लाया और जो भी शासक होते थे जब उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे तो उसे अभयदान दे देता था, जीवन दान दे देता था कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लें, पूरे जीवन काल तक हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें। तो इस तरह से ये भी एक पॉलिसी थी और इस पॉलिसी के तहत उसने एक बहुत बड़ा कार्य किया, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्राप्त किया। जितना ज़्यादा लोगों के साथ सहयोग प्राप्त होता गया वैसे वैसे उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से उसकी एक पॉलिसी न केवल लोगों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था बल्कि इसके साथ साथ उसकी एक कूटनीतिक चाल भी थी और इस चाल के माध्यम से उसने पूरे भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस तरह से अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे राजपूतों की शक्ति का प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं राजपूतों की शक्ति का प्रयोग उसने राणा प्रताप के खिलाफ राजा मानसिंह को युद्ध में भेजा। राजा मानसिंह उसका सेनापति था और राणा प्रताप के अगेंस्ट में उसे सेनापति के रूप में युद्ध करने के लिए भेजा। तो इस तरह से उसने जैसे लोहे को लोहे का काटा जाता है, उसने राजपूतों का प्रयोग राजपूतों के खिलाफ उसने प्रयोग किया, अन्य लोगों के खिलाफ प्रयोग किया, क्योंकि जानता था कि राजपूत ही पूरे देश में ऐसे कौम है जो पीछे नहीं डरती या भागती नहीं युद्धभूमि से और अपने बातों पर अडिग रहती। तो उसने इस तरह से राजपूतों का पूरा मैक्सिमम उनकी शक्तियों का यूज़ किया और पूरे भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से उसके एक एक पॉलिसी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से उसने राजपूत नीति को क्रियान्वित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो अभी तक आपने राजपूत नीति के कौन कौन से कारण थे, किन कारणों की वजह से अकबर ने राजपूत नीति अपनाई और इसके पश्चात आपने राजपूत नीति को अध्ययन किया, किस तरह उसके कौन कौन से राजपूत नीति का हिस्सा था, उसने राजपूत नीति के तहत कौन कौन से कार्य किए। तो ये सब आप पूरे टॉपिक कंप्लीट अध्ययन किए। इसके स्टेप में हम चलेंगे आगे राजपूत नीति के परिणाम। कहते हैं किसी शासक की जो भी पॉलिसी होती है उसका पॉजिटिव और निगेटिव जो है कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे अकबर की जो पॉलिसी थी राजपूत नीति उसका भी परिणाम सकारात्मक निकला, ना कि नकारात्मक निकला, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी थी राजपूतों के पक्ष में निकली। पूरे समाज में सौहार्द का वातावरण निर्मित होता गया, समाज के साथ साथ उसके अन्य लोगों के साथ उसे सहयोग प्राप्त होता गया। तो इस तरह से पॉलिसी का बहुत सकारात्मक लाभ निकला, या कह सकते हैं अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी या राजपूत नीति थी बहुत अच्छी और सकारात्मक रूप में उभर करके आई। उस नीति के कारण से बहुत सारा लाभ हुआ। क्या क्या लाभ हुआ उन बिंदुओं पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्रम से ऐसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं। पहला स्टेप में मुगल साम्राज्य का विस्तार। जैसा आप जानते हैं अकबर के पहले हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। लगातार वो सक्सेस नहीं होता रहा, हमेशा असफलता का हाथ उसके चखना पड़ा। लेकिन अकबर ने अपनी नीतियों के माध्यम से कैसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना में, साम्राज्य को विस्तृत करने में, अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने में उसकी पॉलिसी या उसकी नीतियाँ जो है बहुत ज़्यादा उत्तरदायी रही। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुगल साम्राज्य के विस्तार में अकबर ने अपनी इस पॉलिसी के तहत जो है पूरे भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय। जैसा कि आप जानते हैं भारत में जब मुगल आए थे तो मुगलों से भारतीय जो थे उनके संस्कृति से, उनकी सभ्यता को इस रूप में देखते थे कि विदेशी हैं। लेकिन अकबर ने ये सिद्ध कर दिया कि हम विदेशी नहीं हैं, भारत में शासन करने के लिए ही नहीं आए हैं, बल्कि हम हिंदुओं के साथ एक अच्छा तालमेल बैठाना चाहते हैं। तो इस तरह से उसने हिंदू मुस्लिम संस्कृति का, कल्चर का जो उसने समन्वय किया, चाहे स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक लेवल पे या धार्मिक लेवल पे, किस तरह से सहिष्णुता की नीति अपना के, उदारता की नीति अपना के जो समन्वय स्थापित किया, उसने एक पूरे राष्ट्र में जो है उसने लोगों को यह संदेश देना चाह रहा था कि मैं केवल शासक ही नहीं हूँ बल्कि समाज में हिंदू और मुस्लिम भाईचारा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो एक बहुत बड़ी सकारात्मक चीज़ निकल करके आई। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। कहने का मतलब है हिंदुओं ने मुस्लिमों की संस्कृति को अपनाया, जाना पहचाना, मुस्लिमों ने हिंदुओं की संस्कृति को अपनाया और जाना पहचाना। तो इस तरह से दोनों संस्कृतियों के मध्य क्या स्थापित हुआ, समन्वय स्थापित हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे
राजपूत राज्यों की समाप्ति। जैसा कि आप जानते हैं, अकबर के आ जाने के पश्चात तो राजस्थान का जो क्षेत्र था राजपूतों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अकबर जैसे जैसे विशाल साम्राज्य की स्थापना करता गया वैसे वैसे क्षत्रिय शासक जो थे उसकी अधीनता स्वीकार करते गए। जो भी जितने भी विशाल साम्राज्य थे राजपूतों के वो धीरे धीरे समाप्त हो गए और एक ऐसी कंडीशन आ गई कि राजपूतों की शक्ति टोटल समाप्त हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे शांति व्यवस्था की स्थापना। कहते हैं भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला एंशियंट टाइम का यानी प्राचीन काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, और मिडिल टाइम में या मध्यकाल में आगे पश्चात जब मुगल पीरियड स्थापित होता तो मुगल पीरियड में अकबर ने यह कार्य किया, यानी अकबर ने राष्ट्रीय शासक के रूप में भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने अंडर में कर लिया, उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया और इस तरह से अपनी पॉलिसी के बल पर उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसकी यह पॉलिसी जो है उसे सुदृढ़ बनाई और इस तरह से उसने भारत में क्या स्थापित किया, शांति व्यवस्था स्थापित किया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं राजपूतों के सहयोग से अमीर और सरदारों पर नियंत्रण। जैसे कि आप जानते हैं अकबर के पहले जो सरदार हुआ करते थे कट्टर समर्थक थे, यानी मुस्लिम कट्टर समर्थक, तो इस तरह से वो इस नीतियों को क्रियान्वित करना चाहते थे कि केवल मुसलमानों को ध्यान दिया जाए। लेकिन अकबर ने राजपूतों को ऊंचे पद जब प्रदान कर दिया तो इसके साथ साथ उसके विचारों में परिवर्तन आया और उसने एक साथ संदेश देना चाहा कि हमारे दरबार में केवल मुस्लिमों का ही वर्चस्व नहीं रहेगा बल्कि हिंदुओं का भी वर्चस्व रहेगा। यानी उसने हिंदुओं को भी ऊंचे पद प्रदान किए, चाहे बीरबल रहे हों चाहे मान सिंह रहे हों। इस तरह से उसने एक संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे दरबार में केवल वे लोग ही नहीं रहेंगे जो मुस्लिम हैं बल्कि हमारे दरबार में हिंदू लोग भी रहेंगे और उन्हें भी महत्ता प्रदान किया जाएगा। इस तरह से उसने सरदारों के महत्व को कम किया और मुस्लिम लोगों के साथ साथ उसने हिंदुओं के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया। अगले स्टेप में देखेंगे इसी क्रम में राजपूतों के कौशल व शक्ति का प्रयोग। कहते हैं कि अगर आपके पास कोई कौशल है और उसका सामने वाला व्यक्ति अगर यूज़ करना चाहता है तो उसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। अकबर ने भी यही पॉलिसी अपनाई। राजपूतों के अंदर कौशल था, राजपूतों के अंदर पराक्रम था और अकबर ने उसका मैक्सिमम यूज़ किया। यानी कहने का मतलब है राजपूतों का जो शक्ति था, अदम्य साहस था, उस साहस और शक्ति के बल पर उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे राजपूतों की प्रतिष्ठा की समाप्ति। जैसा कि आप जानते हैं राजपूत भारत में एक विशिष्टतम शासक के रूप में उभर करके आ रहे थे, लेकिन ऐसे कंडीशन में अकबर की जो पॉलिसी थी भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के पीछे और राजपूतों का सहयोग करके उसने राजपूतों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से राजपूतों की जो शक्ति थी, जो प्रतिष्ठा थी, धीरे धीरे क्या होती गई, समाप्त हो गई, क्योंकि उनकी शक्तियों को धीरे धीरे कमज़ोर करता गया और भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अगला उसने इसका परिणाम में क्या क्या चीज़ें निकल करके आई। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य थे और पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह से थी कि छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे। दिल्ली जो है पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था, लेकिन आपस में लड़ने के कारण चारों तरफ से जो है अशांति का वातावरण निर्मित हो गया था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसने अकबर ने क्या किया कि चारों तरफ उसने राजपूतों की स्थिति को नुकसान करके उत्तर भारत में राजनीतिक एकता को स्थापित किया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं राजपूतों के सहयोग से दक्षिण व बंगाल पर आक्रमण व विजय अभियान को सफल बनाना। कहने का मतलब है कि राजपूतों के सहयोग से उसने दक्षिण भारत और इसके साथ साथ बंगाल में उसने आक्रमण किया और परिणाम स्वरूप उसने विजय पाई। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे धन खर्च किए जाने की वजह से, यानी धन खर्च किए बिना ही राजपूतों की शक्तियों का और सेना का उसने क्या प्राप्त किया, सहयोग प्राप्त किया। तो स्टूडेंट आपने इस तरह से स्टडी किया कि राजपूत पॉलिसी क्या थी, राजपूत पॉलिसी के कौन कौन से कारण थे और राजपूत पॉलिसी के पश्चात उसमें कौन कौन से लाभ हुए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।